अमेरिका और ईरान दोनों ही डील को डन करने के पक्ष में हैं, लेकिन डील की शर्तों पर बात बिगड़ जा रही है। फिलहाल तो ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान युद्ध खत्म होने के कगार पर है और क्रूड की कीमतें भी युद्ध खत्म होने के साथ अपने पुराने लेवल पर लौट आएंगी। वहीं ईरान भी युद्ध को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं दिखता। तो क्या माने, दोनों तरफ जो थकान है, ये थकान ही क्या अंत में शांति का एक आधार बनाएगी? और इस वक्त इसी थकान की परिस्थितियों से क्या अमेरिका और ईरान जूझ रहे हैं? क्या वाकई में शांति आने वाली है, या हम रोज जो पूछते हैं, हर बार जो पूछते हैं, ये शांति है या भ्रांति? आज इसी पर बातचीत। ट्रंप मान गए हैं क्या, और शांति की अहम बात कर सकते हैं क्या, या पेंच अभी बाकी हैं? छोटी सी रिपोर्ट मेहमानों के साथ लौट। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने अब तक कई पड़ाव देख लिए हैं। भीषण युद्ध के बाद अब सीज फायर का नाजुक दौर जारी है। अमेरिका अपने आप को इस युद्ध का विजेता बताते नहीं थक रहा है, तो वहीं ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करना चाहता है। कभी नरम कभी गरम अंदाज वाले ट्रंप इस बार दुनिया के लिए पॉजिटिव खबर लेकर आए हैं। ट्रंप ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर बातचीत आखिरी चरण में है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कूटनीति और शांति का समर्थन करते हुए युद्ध को टालने की कोशिश की है। तो चलिए इस बार ट्रंप के ताजा बयान को भी समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के फाइनल स्टेज में है और तेहरान अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए बेताब है, और वहां पर तेल का बड़ा भंडार है। ऐसा होने पर क्रूड ऑयल की ग्लोबल कीमतों में जल्द ही भारी गिरावट आएगी। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि परमाणु हथियारों की वजह से ईरान से युद्ध करना पड़ा है, क्योंकि ईरान को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शांति समझौते को लेकर ट्रंप ही नहीं, अब ईरान भी कुछ नरम नजर आता दिख रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी कुछ ऐसा ही इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया है, युद्ध टालने के हर संभव विकल्प तलाशे हैं। साथ ही ईरान का मानना है कि समझौते के लिए सभी रास्ते खुले हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि कूटनीति में आपसी सम्मान युद्ध की तुलना में कहीं अधिक समझदारी भरा, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है। ट्रंप की ओर से कच्चे तेल और ईरान युद्ध को लेकर किए गए इन दावों का असर भी देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को जरूर मिली है, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्रूड की सप्लाई में रुकावट के चलते खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या अमेरिका के बदलते रुख के बीच वॉशिंगटन और तेहरान शांति समझौते पर पहुंच सकते हैं? और खाड़ी का ये संकट खत्म होने के कगार पर है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर सुशील सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर सिंघल सर आपका। अच्छा, दर्शकों को भी बता दें कि इस बीच ना ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो आते हैं, एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि मुस्तफ़ा खामेनी, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, अब उन्होंने एक फरमान जारी किया है साहब। और फरमान जारी क्या किया है, अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट शर्त को खारिज कर दिया है, और वो है कि यूरेनियम को एक्सपोर्ट आप करेंगे, जो आपने संवर्धित कर लिया है उसको। तो खामेनी साहब ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, ये ईरान से बाहर जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पेंच फंस गया। अमेरिका ने इजराइल को पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि साहब बिल्कुल हमारी अकॉर्डिंग टू अस चल रहा है मामला, बिल्कुल चिंता मत करो आप, हमारी सारी शर्तें मान ली जा रही हैं और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी शर्त, यही तो था पेंच। एम्बेसडर सिंघल सर, ये तो बड़ा पेंच फंस गया सर एक बार फिर से, या थोड़ी शांति की उम्मीद करें, क्या हो सर? देखिए, ऐसा है मेरे ख्याल जो लग रहा है कि ये सब जो है पोजीशनिंग है अभी भी। जो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है बहुत ज्यादा एडामेंट है इसके ऊपर। ये सब पोजीशनिंग करी जा रही है ताकि कंसेशन मिल सके। ये दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही है, या ये जो खामनेई जो बयान दे रहे हैं कि उनको भी मालूम है कि, और वो पहले भी तैयार थे, सब युद्ध होने शुरू होने से पहले, फरवरी से पहले वो खुद तैयार था ईरान की, जो हमने एनरिच 60% एनरिच यूरेनियम है, जब 450-500 किलो का, वो उसको देने के लिए पहले तैयार थे। तो मेरे ख्याल से जो खामनेई इस वक्त बोल रहे हैं
वो केवल पोजीशनिंग और ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है, पब्लिक पोस्चरिंग है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं हमें देनी चाहिए इसको, कि इसकी वजह से बात टूट जाएगी या ईरान जो है फ्लेक्सिबल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इनको भी, ईरान को भी मालूम है कि जो ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, और एक तरफ ईरान खुद बोल रहा है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियर बना, यू नो, एक्सेसिव एनरिचमेंट करने का या जो है बॉम्ब बनाने का, क्योंकि हमारे तो धर्म के खिलाफ है वो। तो जहां वो ये कह रहे हैं, तो वहां रखने की बात, अपने पास रखने की बात जो कर रहे हैं, उसका कोई तालमेल नहीं बैठता है। तो मेरे विचार से ये जो है केवल एक पोजीशनिंग करी जा रही है ईरान की तरफ से, क्योंकि जितनी ज्यादा शर्तें रखेंगे उतना ही उनको कम कंसेशन देना पड़ेगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है बातचीत की। क्योंकि जैसा बट कि सर आपने ये अभी कहा कि तो बट सर ये जो पोजीशनिंग है ना, ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है, ये समझ में आती थी मार्च वार्च में, जब दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी शक्ति और डिफेंस की स्थिति बता दी थी, फिर दोनों टेबल पे आए। अब इतना लंबा टाइम हो गया सर, ऐसा लग रहा है कि दोनों युद्ध की स्थितियों को नहीं झेल सकते। उसके बावजूद अगर इस तरह से मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस अगर रह रह कर वापस आ रही हैं, मतलब चाह चाह क्या रहे हैं दोनों के दोनों पक्ष? नहीं, चाहते ये हैं कि जो उनकी बात है वो मान ली जाए। और उसके बदले में वो क्या करेंगे कि भाई, जैसे अमेरिका ने कहा कि मैं जो आपके फंड है वो 25% तक तैयार हो गए हैं, वो कहेंगे नहीं, अच्छा हम 50% कर देते हैं, आप इधर दे दीजिए। तो इस तरह की बातचीत होगी, और इस इसका यहाँ पे कंसेशन देके दूसरी जगह पे वो फायदा उठाएंगे। तो ये एक तरीके गिव एंड टेक होता है। और अब जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं, इनके इंटीरियर मिनिस्टर भी गए थे पाकिस्तान के 2 दिन पहले, और आज शायद उनके फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, उनका जो जो नया प्रस्ताव है उसके विषय में बात करने के लिए अमेरिकन रेस्पॉन्स किया है। तो इसलिए जब, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी बोल रहे हैं, जेडी वैंस भी बोल रहे हैं कि भाई हम काफी अच्छी आगे स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो उस हालात में मेरे ख्याल से ये सब केवल पब्लिक पोस्चरिंग, क्योंकि पब्लिक पोस्चरिंग कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि ईरान को भी आवश्यकता है, उनको भी स्ट्रांग दिखाना है, अपनी अपनी जो जनता है उसको दिखाना है, जो पॉपुलेशन को, क्योंकि कई बार पब्लिक पोस्चरिंग अंदर के लिए होती है, कई बार बाहर के लिए होती हम्म। है। और ये जो बातचीत इनकी होने वाली है, जो मैंने सुना है, अपनी ये जो फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, वो करेंगे वहां ब्रिगेडियर जो जनरल जो है अहमद वाहिदी। इस वक्त अहमद वाहिदी जो है सबसे ज्यादा ताकतवर, क्या कहना चाहिए कि वो वहाँ के हुक्मरानों में है, आईआरजीसी के चीफ हैं, लेकिन वो उनसे, क्योंकि अब वो बातचीत वहां उनसे हो रही है जो पावर सेंटर एक्चुअल में है, जो फॉरेन मिनिस्टर है वहां के या राष्ट्रपति है, उनसे बातचीत नहीं हो रही। तो पावर सेंटर से बात हो रही है, तो पावर सेंटर दो ही है वहां पे। एक तो वो ब्रिगेडियर साहब जो अहमद वाहिदी, दूसरे हैं खामिनी। उन खामिनी ने अपनी थोड़ी पोजीशन उन्होंने क्लियर किया, उसके बाद में जो है वो उनसे जब बातचीत होगी, तो मेरे ख्याल से इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि दोनों ही साइड लड़ाई नहीं चाहती है, और बार बार यही कह रहे हैं कि हम तैयार हैं लड़ाई करने के लिए भी, जो नेचुरल है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो ने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं तो 2 घंटे पीछे ही था, बस करने वाला था, लेकिन यूएई ने हमसे रिक्वेस्ट की, सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की, कतार ने रिक्वेस्ट की, इस बार पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट नहीं की उनसे, पता नहीं क्यों, लेकिन इन 3 देशों ने रिक्वेस्ट की, तो इसके बेस पर मैं रुक गया। तो ये सब मेरे ख्याल से दिखाना कोशिश हो रही है जी। कि भाई अगर नहीं है तो हम लड़ाई करने के लिए तैयार। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने स्टाइल में जैसा करते हैं, इस तरह का वो कर रहे हम्म। हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करी जा रही है। अब कितना सक्सेसफुल होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, आई क्योंकि मीन, कहीं इजराइल भी एक इसमें जो है ब्लैक शीप है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि जब तक उसकी शर्तें ना मानी जाए तब तक वो ये शांति की वहां बात करे। एब्सोल्युटली। आई मीन, बहुत सारी खबरें आ रही हैं हमेशा की तरह। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में भी बातचीत की खबर है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों कुछ संभावित कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया जाए या उसके जो समर्थित आतंकी समूह हैं, प्रॉक्सीज हैं, उनको बनाया जाए, इस पर भी तो अमित अलग अलग खबरें आ रही हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह सर जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल के, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी नज़र रखते हैं और आर्थिक मामलों के तो जाने माने जानकार हैं ही। बाज़ारों की नब्ज़ को भी बहुत अच्छे से आप टटोलते हैं, उनको समझते हैं और अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ गाइडेंस भी लेकर के आते हैं। सर, आज हमें अच्छे से ज़रा गाइड कीजिए सर, हो क्या रहा है?
कभी कुछ कभी कुछ। अब हम तो इतना थक गए कि हम जा रहे हैं, हमारी थकान ना ट्रम्प साहब को भी लग जाए, हमारी थकान ईरान को भी लग जाए, और थकान से ही शांति का समाधान निकले। ये लग नहीं रहा सर, थके हैं ये लोग। क्या चल रहा है सर? दीपक जी, एक तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन ग्लिची है फॉर सम वेरी वियर्ड रीजन कल से। सो आई एम श्योर सर कुछ अमेरिका में मेंटेनेंस चल रही इंटरनेट होगी में तो। दिक्कत सर, हाँ, इट्स अ न्यूज़ सर। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हाँ, इट्स वेरी रेयर, बट आई थिंक अब अनहोनी हो ही रही है हर जगह दुनिया में, तो ये भी है। तो इट्स जस्ट मे बी इट्स जस्ट अराउंड माय समुद्र के नीचे से जो तार जाते हैं सर, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऑन अ लाइटर वहाँ नोट। कुछ मुझे लगता है माइंस माइंस बिछा दिए गए हैं, राइट। तो अगर यस सर, कुछ हो प्लीज जाए गो तो अहेड माफी चाहता हूँ, सर। बट बहरहाल, राइट, तो इसलिए देरी हुई ज्वाइन करने में। जी। लेकिन दीपक देखिए, बात तो ठीक है, मैं सुशील जी की बातों से सहमत हूँ कि ईरान की ज़्यादा पावर तो नहीं है इस समय पे, दे आर प्रीटी वीक, और बहुत सारी पॉस्चरिंग वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी कर रहे हैं। ट्रम्प साहब थक चुके हैं, आपका बात ठीक है, वो भी थक चुके हैं। वो थक इसलिए चुके हैं बिकॉज ये व्यर्थ की, अब बेसिकली ईरान को वीकन करना था, लेकिन वो एक्सटेंड भी नहीं करना चाहते उसको, राइट। ही इज अ, लेट्स नॉट फॉरगेट, वो एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट है, और मैं आपको फर्मली बता सकता हूँ कि वो एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट है। देखिए, हमने उस जो उनका लास्ट प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 6 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, सो टोटल लॉस ऑफ लाइफ 13 पहुंच गया था। तो मैंने आपको कहा था कि इट इज वेरी सिवियर, अमेरिका लॉस ऑफ लाइफ नहीं लेगा, और वो सब तमाम बातें देखी ठीक निकली है। तो अमेरिका इज इन कंट्रोल, बट एट द सेम टाइम इट डजंट वांट टू वेस्ट इट्स मैन पावर ऑन दिस एडवेंचर, राइट। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक वी आर टॉकिंग टू अ रेजीम जिसका कोई हु इज इन चार्ज वो हमें पता नहीं है, दीपक। और ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। तो आई थिंक अब लोग मोरलेस एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आईआरजीसी, विच इज देयर आर्मी कमांड, दे आर इन चार्ज, और वो लोगों को तो अकाउंटेबल है ही नहीं, तो दे डोंट हैव टू आंसर एनीबडी, राइट। और वो जब मर्जी चाहे इंटरनेट बंद करते हैं, जो मर्जी अलाउ करते हैं। तो सो एक तरफ एक डेमोक्रेटिक नेशन है जो कि रूथलेसली कहीं भी बॉम्बिंग नहीं कर सकता है, इट हैज टू डू टारगेटेड बॉम्बिंग, वर्सेस एक नेशन है जिसमें मिलिट्री चार्ज में है, और वो कहेंगे कि हम तो जिसको बॉम्बिंग होगी हम उसको करेंगे, सो दैट हमारा ऑयल पे हमें टोल मिले। तो इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन, बट आई थिंक अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर एक रेजीम जो अनअकाउंटेबल है, उसके पास तो समय बहुत है। तो दे वांट दैट दिस गोज टिल मिड टर्म्स, ऑयल के प्राइसेस जितना हाई रखें उतना अच्छा है, यूएस विल बी वीकर और उनको कंसेशंस मिल जाएंगे। बट आई थिंक जैसा आपने नेटो का भी कमेंट सुना कि जुलाई में इफ नथिंग हैपेंस नेटो विल स्टार्ट गाइडिंग द शिप्स थ्रू द हॉर्मोज। आई थिंक वो एफर्ट बहुत पहले हो जाएगा। माई सेंस इज दैट नाउ थिंग्स आर, ईरान का तो एक ही गोल है, दे जस्ट बाइंग टाइम, कि हम अपना मिलिट्री रेजीम और न्यूक्लियर इसको बचाएं। कितना भी है वो, एटलीस्ट दे वांट टू पोस्चर के हमारे पास है, मे बी दे डोंट हैव इट, राइट, इट्स जस्ट अ थ्रेट, एंड दे वांट टू सर्टेन कि भाई आगे हमारी रूलिंग में वो हमें एक टोल सा मिलता रहे। लेकिन सूनर लेटर आई थिंक इजराइल एंड यूएस हैव रियलाइज्ड, एंड दे वांट टू इन्वॉल्व नेटो इन दिस आल्सो नाउ, कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एक्शन, राइट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पास ये पावर नहीं है कि दे कैन जस्ट बॉम्ब द सिविलियन लोकेशंस, तो वो नहीं है, नहीं तो वो तो कितना आसानी से खत्म कर देते ईरान को। लेकिन आई एम श्योर दैट दैट सोल्यूशन विल कम आउट, बट इट इज लेस, इट इज लाइकली दैट दे माइट बी सम मिलिट्री एग्रेशन टू, अगर ये रेजिम नहीं मानती है। ये पॉसिबल है, और आई एम श्योर इसकी तैयारी हो रही होगी, इसको कोई बोलेगा नहीं आके, लेकिन इंडिकेशंस आर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। विदाउट थ्रेट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, because they are not accountable to anyone. ओके सर, ऑलराइट, Iranians, ओके। I'm saying. अब That's अब the यही sense. यही बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट्स हैं। चलिए डॉट कट करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अब सिंगल सर, अब एक तरफ हमारे पास जो खबरें आती हैं कि ट्रम्प साहब कहते हैं कि डील बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, होने वाला है, जिसको हर कोई एक क्यू की तरह लेता है। पेजेस्कियां की तरफ से भी नरमी के संकेत आते हैं कि साहब हमारे तो दरवाजे खुले हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत हो रही है। मैं इज़राइल के कुछ अखबार पढ़ रहा था, वहाँ पर इस बारे में बातचीत हो रही है कि नेतन्याहू चुनाव वहाँ पर सर पर हैं, और उनको बड़ी ज़बरदस्त अब चुनौती भी मिल रही है, शुरू हो चुकी है। जो मोशे खालोन हैं, लगभग 7 साल बाद वो वापसी कर रहे हैं, और उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई है वहाँ पर। तो उनको भी थोड़ा सा दिखाना है नेतन्याहू साहब को।
ईरान कहता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा, और अभी जो खामनेई ने कहा कि साहब हमारा यूरेनियम जो है एनरिच्ड वो बाहर नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है, कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि दोबारा युद्ध भी हो सकता है। वो वॉर अगेन जो कीवर्ड्स हैं वो एक बार फिर से तैरने लगे हैं सतह पर। तो कैसे डॉट कनेक्ट करें सर, अंत तो गत्वा शांति या एक और राउंड और विभत्स राउंड वॉर का, क्या ज्यादा करिए? देखिए दीपक, बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हर 2 घंटे बाद सिचुएशन बदलती रहती है, और जब अगर आप ये ऑयल की प्राइस को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो वो उसी हिसाब से वो ऊपर नीचे होती रहती है कि वो कि उधर ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया तो $5 डाउन हो गई, और उधर ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया तो शायद $5 बढ़ गई। तो ये ही हालत इस वक्त इनकी बातचीत की हो रही है, क्योंकि क्या है कि एक तो पोस्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है ईरान से भी, अमेरिका की तरफ से। तो और एक होती भी है नेगोशिएशंस में, और जो अंदर नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसके वो अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। उधर इजराइल का जैसे आपने जिक्र किया कि उधर इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो समय समय पे अपना वो भी बोलते रहते हैं, तो कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, और कोई ना कोई लेबनान में वो बराबर उनका वहां पर एक्शन चल रहा है। तो इस सब से क्या हो रहा है कि टोटल कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि ये जो है एक्चुअली पीस की तरफ बढ़ रहे हैं या लड़ाई की तरफ। तो जो आपने समराइज किया वो बिल्कुल सही किया। अब उसमें डिसाइफर जब करने हम उसको बैठते हैं, पोजीशनिंग ईरान की तरफ से भी है, अमेरिका की तरफ से भी है, इजराइल की तरफ से भी। और जहां गल्फ कंट्रीज का नाम आता है, तो गल्फ कंट्रीज ने अपने डिफेंसिव पोस्चर भी बराबर बना के रखे, तो वो तो लड़ाई की तरफ वाली बात हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात इस सब में क्या है कि कोई सब रिलक्टेंट, इजराइल को छोड़ के मेरे विचार, बाकी सब लोग रिलक्टेंट है, वो कोई नहीं चाहता कि लड़ाई दोबारा से हो। तो इस हालात में मेरे ख्याल से हम धीरे धीरे करके बहुत स्लो, क्योंकि क्या है कि हमने सबको उम्मीद क्या है कि एक बार एक राउंड बात का हुआ, उन्होंने एक तरफ एक्सचेंज किया और बात हो जाएगी। वो हालात ईरान वैसे भी किसी भी नेगोशिएशंस में, पर्टिकुलरली ईरान के मामले में, ये इतनी ओवरनाइट नहीं होता। और क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो इसलिए जो है ग्लोबल सबकी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है। कल को अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली होती तो इनकी बातचीत चल रही होती, पहले भी चलती रहती है, कोई ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देता। लेकिन अब क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और उसका खुलना इनकी बातचीत के ऊपर निर्भर हो गया है, तो इसलिए हम सबको, दुनिया में सबकी निगाह इस बातचीत की तरफ बढ़ गई है। तो ये पोजीशन है। लेकिन मुझे जो लगता है कि होने को तो खैर कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक करूंगा और बिल्कुल खत्म कर दूंगा, और जो है ईरान कहता है कि मैं गल्फ कंट्रीज को खत्म कर दूंगा क्योंकि पिन पॉइंट अटैक करके। तो वो भी हो सकता है अगर कुछ इनके दिमाग में बात नहीं बन रही हो, कहीं अटक गई आ जाए। लेकिन अभी मेरे विचार से वो हालत नहीं आई। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बराबर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे का टाइम बढ़ा रहे हैं। वो पहले हफ्ते की बात कर रहे थे, अब वो 2-2 दिन पर आ गए हैं। लेकिन तो जो है, इच्छा दोनों तरफ कहीं से भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इच्छा नहीं होती है, उसके बाद भी लड़ाई थोपी जाती है। तो वो एक सिचुएशन हो सकती है कि कहीं मिसकैलकुलेशन हो गई, क्योंकि आईआरजीसी भी जो है कई बार अपने तरीके से एक्ट करता है, और कुछ कुछ उसने कहीं अटैक कर दिया, और जहाँ कहीं जान उसमें कोई नुकसान हो गया, तो अमेरिका भी फोर्स होगा कि एक्शन ले। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं दिखता कि वहां भी जो है लड़ाई होने वाली है। लेकिन ये भी है कि जो शांति वार्ता है वो मुझे लगता है कि एकदम खत्म नहीं होने, मतलब पूरी नहीं होने वाली, ये लंबी खिंचेगी। तो ये जो है, जो ये चल रहा है बैक बर्नर पर, जो चल रहा है वो चलता रहेगा थोड़े लंबे समय। ठीक है सर। अनुराग सर, अब थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स का थोड़ा सा आउटलुक दें। क्या स्थिति लग रही है? क्या भविष्य को पहले से प्राइस इन कर दिया गया है? क्या लग रहा है सर आगे? आई मीन, क्योंकि भारत में तो थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं सर? क्या सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, क्या आउटलुक नज़र आ रहा है? तो दीपक, उसमें थोड़ा ट्रबल ये है कि आई थिंक पीपल आर नॉट रियलाइजिंग, अगर वॉर ज़्यादा लंबी चलती है और ऑयल इतना 100 से ऊपर ही रहता है,
तो इंडिया की मैक्रो ट्रबल थोड़ी बढ़ जाती है सिग्निफिकेंटली, राइट? हम्म, उसका सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ, आई थिंक गवर्नमेंट को पता ही है। बट बेसिकली देखिए, गोल्ड एंड ऑयल ये आप टोटली कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट इंपोर्ट ही करना पड़ता है। हम्म, गोल्ड तो टोटली इंपोर्टेड है और ऑयल 90% इम्पोर्टेड है। सो इसको आपको फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर में पेमेंट करना है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में अब नाम मात्र को रह गया है, लाइक 0.1% ऑफ जीडीपी हो गया है, 0.3-0.4% ऑफ जीडीपी पिछले 2 साल से है। विच मीन्स सरकार को डॉलर चाहिए, जो डॉलर पेमेंट करने के लिए आ नहीं रहे हैं। तो वहां पर मोदी साहब की अपील जो थी वो जायज थी कि गोल्ड को खरीदना बंद। इंडिया का करीब $80 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट्स होता है, आई थिंक, हाँ करीब ऐसा ही पिछले साल हुआ था। तो लाइक ये नंबर सिग्निफिकेंट है। अगर यही नंबर रिड्यूस हो जाता है आधा, तो वो पेमेंट की क्राइसिस थोड़ा सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो उससे भी कम हो सकता है, फिर गवर्नमेंट इम्पोजिशन करे, जैसे सिल्वर में ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ बैन इम्पोज कर दिया। तो वही सोल्यूशन है दीपक के, दिस इज नॉट गुड बिकॉज अनफॉर्चुनेटली गोल्ड एक डिस्क्रेशनरी प्रोडक्ट है। मुझे तो उसका कोई तुक समझ नहीं आता, लोग लेते हैं लेकिन, क्योंकि इससे सेफ्टी फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट वगैरह के झंझट में नहीं उलझना चाहते। हम्म, बट अनफॉर्चुनेट पॉइंट इज दैट देश में इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एट अ कंज्यूमर लेवल। हम्म, लोगों को उस चीज का शौक है जो कंट्री में बनती ही नहीं है। अब ये अनफॉर्चुनेट है, और आई थिंक इसमें बिल्कुल फेयर है अपील मोदी साहब की कि यार इसको इसको बंद कीजिए, रियली इट्स नॉट नीडेड। आई अंडरस्टैंड लोगों का भी राइट है कि यार आप हमें स्टेबिलिटी नहीं देते, तो महंगाई के अगेंस्ट हमारा ये हैज है। लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग शौकिया गोल्ड लेते हैं। आई थिंक इट हैज टू बी डन अवे विद ग्रेजुअली। इट इज सर्विंग नो पर्पस, स्पेशली जब कंट्री में नहीं बनता है। हम्म, तो फिर कंट्री कंज्यूम करता है, तो वो फिर गवर्नमेंट का भी हक है कहे। ऑयल तो देखिए इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी है। आई थिंक दी क्राइसिस ऑन द फॉरेक्स फ्रंट इज सीरियस, हम्म, और उसके सॉल्यूशन यही है ब्रॉडली। द इजी सिटर इज गोल्ड गोल्ड इंपोर्ट्स, राइट? फिर उसके बाद काम चल जाएगा। तो आई थिंक इसी मामले में सरकार रिस्ट्रिक्शंस ले आएगी, और अभी तो 15% ड्यूटी आई है। आई थिंक एक्सपेक्ट अगर ये कंडीशन ज़्यादा चलती है तो और वर्सन होगा, क्योंकि ऑयल प्राइजेस। अच्छा, द अदर थिंग इज, आप ऑयल प्राइस का इंपोर्ट कैसे कम कर सकते हैं? हम्म, प्राइस इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन, राइट? मार्केट क्या है? प्राइस, सप्लाई डिमांड का बैलेंस है, दैट इज प्राइस। अब आप प्राइस बढ़ा दीजिए, डिमांड अपने आप किल हो जाएगी, लेकिन वो सरकार नहीं बढ़ाना चाहती। तो अगर आप पेट्रोल के प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं और पास ऑन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उससे और महंगाई बढ़ेगी या सेंटिमेंट खराब होगा, तो फिर द ओनली वे इज टू स्टॉप दी फॉरेन आउटफ्लो, जिस पे रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे आने वाले हैं और आ रहे हैं, राइट? तो दैट्स द ओनली सोल्यूशन। आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया शुड आल्सो बी वेरी सपोर्टिव ऑफ एनीथिंग जिससे ये सोल्यूशन निकले। ये इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हमने अपने 2 शिप्स निकलवा लिए और 4 शिप्स, इससे सॉल्व नहीं होगा। हम्म। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक नेटो एंड सर ऑल द ब्रॉडर, कंट्रीज हैव टू सर वर्क टुगेदर। क्विकली इफ आई, अगर मैं पूछ सकूं हाँ आपसे कि ब्रॉडर पिक्चर क्या जी। दिख रही है सर, क्योंकि मैं अमेरिका यूएस अखबारों में कुछ लेख पढ़ रहा था, वहाँ पर कह रहे थे कि भाई हम्म, ठीक है, तनाव स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ज़रूर है, लेकिन पूरी दुनिया को आप तेल संकट में मत समझिए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक पढ़ रहा था मैं हम्म, कि सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, कनाडा, इन सब ने अपने वैकल्पिक तेल की सप्लाई बढ़ा दी है, और कई देशों ने नए हम्म, ऊर्जा स्रोत भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। हम्म, तो हम्म। लॉन्ग टर्म में शायद कमी की संभावना कम दिखाई देती है, लॉन्ग टर्म में वो ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं। क्या करेक्ट। क्या ऐसा है सर, ब्रॉडर पिक्चर क्या ऐसी दिख रही है? सो देखिए, जब हॉर्मुज इन्होंने क्लोज किया, तो 15% ग्लोबल सप्लाई ऑयल की डिसरप्ट हुई, जो निकलती थी उधर से, कतर एंड सम अदर्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई तो नीचे है खैर। तो वहां से वो डिसरप्ट किया उन्होंने। उसके बाद से वो जो पाइपलाइन है सऊदी अरेबिया ने, वहां से कैपेसिटी बढ़ाई उन्होंने। तो अब वो 16% की करीब, अब 12% की सप्लाई रह गई है जो डिसरप्टेड है इस समय पे। लोग ऑल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं। आई मीन ऑल्टरनेटिव ये भी है कि कतार से भी लाइन वो सऊदी अरेबिया के थ्रू और दी अदर एंड से निकाल लें। तो अगर आप 3 साल का समय देंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये दिस द वर्ल्ड कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू मेक दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिडंडेंट, राइट? ये होने ही जा रहा है। ओके, ओके। अदर थिंग इसमें तो दीपक ये जायज है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी अगले 2 साल नो बडी वॉन्ट्स अ रिसेशन इन देयर कंट्री, एनी ऑफ द कंट्रीज, राइट? सब जगह समस्याएं हैं, तो नो बडी वॉन्ट्स अ रिसेशन, क्योंकि फिर वो रिसेशन साइकिल में एक बार कंट्री आता है तो फिर उसको रिवाइव करना मुश्किल होता है। तो पीपल डोंट वांट दैट, और वो लेवरेज कंट्रीज डोंट वांट टू गिव टू ईरान। बट आई एम वेरी हैप्पी कि सभी देश समझ गए कि ये फोन करके अपने 2 शिप्स निकालना सोल्यूशन नहीं है।
रोग एंड ईरान इज द रोग एलिमेंट, दे कांट बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये जायज़ है। एक और दीपक इसमें पॉजिटिव है, मैं आपको अगर पॉजिटिव बात इसमें रखूँ ना, तो क्यों मैं होपफुल हूँ कि सोल्यूशन निकलेगा। एंड कुछ अखबार ये भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मिलिट्री रेजीम से डील करना आसान होता है। जो पहले वाली रेजीम थी वो स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड उनको कुछ लोगों का सपोर्ट था, एक इमोशनल कनेक्शन था, तो वो रेजीम को लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना होता था। ईरान का इन्फ्लेशन 60% है पर ईयर, हर साल। मतलब पिछले साल रेट अगर कोई चीज़ के 100 रुपए थे तो अब 160 हो जाए अगले साल, और ये पिछले 6 साल से चल रहा है। तो इमेजिन, मतलब ईरानियन लोगों का, मतलब दे आर नॉट अलाउड टू से, बट इमेजिन अगर इस तरह से इन्फ्लेशन किसी कंट्री में हो जाए, क्या सपोर्ट रहेगा? कुछ भी सपोर्ट नहीं रहेगा गवर्नमेंट के लिए। तो बट द पॉइंट इज व्हाई पाकिस्तान इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान ब्रॉडली, वी एग्री और नॉट, मिलिट्री रन, इट्स अ कंट्री रन बाय द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, राइट? अब ईरान भी सूनर लेटर वही कंट्री बन चुका है एक्चुअली, एंड दे वांट टू कीप इट दैट वे, बिकॉज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करना इजी रहता है। लाइक पाकिस्तान, ऑल ऑफ देयर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाहे कुछ भी करे, लेकिन जी उनकी नेक्स्ट जनरेशंस वेस्टर्न कंट्रीज में ही होती हैं। आई थिंक समवेयर दे रीच अ एग्रीमेंट विद IRGC एज वेल, कि आप क्यों इसमें वक्त जाया कर रहे हैं, और जस्ट डू अ सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट एंड फॉरगेट अबाउट इट। ईरान एज अ कल्चर वुड सर्वाइव, बट एज अ कंट्री विच वाज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड, वो अब अंत होता दिख रहा है उसका, विच इज अ गुड थिंग दीपक, इन्वेस्टर्स के लिए भी और दुनिया की वर्ल्ड पीस के लिए भी। ऐसा ओके ऐसा लगता है। राइट सर। बट लेट्स सी, अभी तो चारों तरफ हम देखते हाँ। हैं तो स्लो ग्रोथ और एंड हाई अनसर्टेनिटी, इसी का ही बोलबाला दिखता है। अब बड़ी मंदी जैसे कोई स्पष्ट संकेत तो मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में, तो खैर नहीं इतना कहा जा रहा है, बट यस थोड़ा सा स्लो डाउन की बात ज़्यादा हो रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाएगा, ये मैं अब कम सुन पा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा आई मैंने डोंट थिंक, कहीं भी नहीं पढ़ा। अलग अलग हमने पब्लिकेशन नॉट के रियली। व्यू पॉइंट भी समझे, और अनुराग सर भी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे इससे दुनिया कैसे उभरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एम्बेसडर सिंघल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला। अनुराग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया।